चलिए आज डिस्कस करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। ठीक है, और सीधे चलते हैं एमसीक्यूज़ पर। ठीक है, एमसीक्यूज़ एक्सप्लेन करते टाइम ही कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसर्न विद द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इनमें से कौन से प्रॉब्लम ऑफ चॉइस से कंसर्न नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। देखिए, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो हमेशा क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, है ना। और हमारी वांट्स कितनी कैसी होती है, वो अनलिमिटेड होती है। हम बहुत सारी वांट्स है हमारी, ठीक है, लेकिन उसको उसको आप कैसे उसको वो आप मान लीजिए आप ए आइटम भी खरीदना चाहते हैं, बी भी खरीदना चाहते हैं, सी भी खरीदना चाहते हैं, डी भी खरीदना चाहते हैं। आपकी वांट्स अनलिमिटेड है, लेकिन उन सबको खरीदने के लिए जो पैसा चाहिए वो आपके पास लिमिटेड है। ठीक है, आप चारों आइटम एक साथ नहीं खरीद सकते हो, है ना। आपके पास पैसा लिमिटेड है, तो आप या तो उसमें से अभी ए ले सकते हो, या बी ले सकते हो, या सी या डी। ठीक है, कोई सा एक या दो आप ले सकते हो। तब आपके सामने क्या प्रॉब्लम आएगी, तब आपके सामने आएगी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, कि आपको चॉइस करना पड़ेगा कि हम इनमें से कौन सा एक या दो आइटम अभी ले लें। बाद में हमारे पास रिसोर्सेज होंगे तो हम और आइटम बाद में ले लेंगे, लेकिन फिलहाल अपने सामने ही प्रॉब्लम है उसमें से चॉइस करने की। ठीक है, अच्छा, अब कौन सा इनमें से कंसर्न नहीं है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस से, तो देखते हैं। अच्छा चलिए, पहले बी देखते हैं, ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। मान लीजिए कि आपके पास फंड्स भी है, ठीक है, और आपको जो उससे एक चीज़ खरीदनी वो भी एक ही चीज़ खरीदनी है। ठीक है, मान लिया आपके पास फंड्स भी है, आपको ये पैसा मिला है, और लेकिन आपके सामने ऑब्लिगेशन है, आपको इससे ए आइटम ही खरीदना है ना। ना बी ना सी ना डी, एक ऑब्लिगेशन है, आपको उसी के लिए फंड्स आपको मिला है, उसके लिए पैसा मिला है, और आपको वही चीज़ खरीदनी है। तो क्या वहाँ पे प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आएगी? नहीं आएगी, ऑब्वियस है, क्योंकि आपको चॉइस करने की क्या जरूरत है। जब जिस काम के लिए आपको पैसा मिला है वही काम करना है, तो उसमें प्रॉब्लम ऑफ चॉइस नहीं आएगी। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कहाँ पर आती है? जहाँ पर ऑल्टरनेटिव यूजेज ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, है ना, कि आप ए भी खरीद सकते हैं, बी भी, सी भी, डी भी, तब वहाँ पर प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो इसलिए ऑल्टरनेटिव यूजेज ऑफ रिसोर्सेज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस से कंसर्न है। ठीक है, नेक्स्ट इज द अनलिमिटेड वांट्स। ठीक है, अनलिमिटेड वांट्स ये भी कंसर्न है। क्यों? क्योंकि आप खरीदना तो ए भी चाहते हैं, बी भी चाहते हैं, ये सारी आपकी वांट्स हैं। ठीक है, खरीद नहीं सकते वो अलग चीज़ है, पर वांट्स तो अनलिमिटेड है आपकी, है ना। तो इसलिए ये भी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस से कंसर्न है। अगर हमारी वांट्स ही एक होगी तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों होगी, है ना। अनलिमिटेड वांट्स है इसीलिए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, तो ये भी कंसर्न हो गया। लिमिटेड रिसोर्सेज, रिसोर्सेज हमारी लिमिटेड है ना, ये तो मेन प्रॉब्लम है, ये स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, है ना। तो हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड है, अगर रिसोर्सेज ही हमारे पास बहुत ज़्यादा होते तो हम सारी चीज़ें खरीद लेते। ठीक, तो ये भी कंसर्न है। तो आइए ऑप्शन नंबर ए पर, दैट इज़ एक्सेसिव इनकम। तो ये एक्सेसिव इनकम क्या है, कि आपकी इनकम बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए जो है इट इज़ नॉट कंसर्न विद द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, बिकॉज अगर आपके पास इनकम आपकी बहुत ज़्यादा है तो आप अपनी काफ़ी ज़्यादा वांट्स को एक साथ जो है पूरा कर सकते हैं, है ना। एक हालांकि उसकी भी एक लिमिट है, लेकिन जो ओवरऑल में आप देखेंगे कि एक्सेसिव इनकम होने की वजह से आप अपनी बहुत ज़्यादा वांट्स एक साथ पूरी कर सकते हैं, तो वहाँ पर आपको चॉइस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक्सेसिव इनकम इज़ नॉट कंसर्न विद द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिसोर्सेज आर। तो हमने देखा कि जो रिसोर्सेज हैं उनका उसकी प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं। नंबर 1, दे आर स्केर्स इन रिलेशन टू अवर नीड्स। तो जो हमारी नीड्स हैं, ठीक है, जो हमारी ज़रूरतें हैं, ठीक है, उनके कंपैरिजन में वो स्केर्सिटी है उनमें। ठीक है, स्केर्स है, कम है, रिसोर्सेज कम है और नीड्स ज़्यादा है हमारी, है ना। तो ये ठीक है, करेक्ट है ये। चलिए नेक्स्ट, दे हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। और अभी हमने डिस्कस किया था कि उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस है। आप ए आइटम भी ले सकते हैं, बी भी, सी भी, डी भी, कुछ भी ले सकते हैं, उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस है। तो ये भी जो है रिसोर्सेज की एक कैरेक्टरिस्टिक हो गई। ठीक है, नेक्स्ट इज बोथ ए एंड बी। यस करेक्ट, ए भी है और बी भी है, डी नन ऑफ दिस। ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 3, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द स्कैरसिटी अराइज। ठीक है, इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है कि जब जो है स्कैरसिटी अराइज होती है। तो देखिए सीधी सी बात है, स्कैरसिटी अराइज कब होगी, जब फंड्स कम होंगे और जो है आपकी वांट्स ज़्यादा होंगी। ठीक है, नीड्स ज़्यादा है आपकी। ऑप्शन नंबर बी देखिए, सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज इज
लेस देन डिमांड फॉर रिसोर्सेज। आपकी जो डिमांड है उनको पूरा करने के लिए जितने रिसोर्सेज चाहिए, है ना, डिमांड फॉर रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज की डिमांड है, ठीक है, वो क्या है, वो ज़्यादा है, और सप्लाई क्या है, सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज कम है। आपकी इनकम कम है, इनकम क्या होगी, आपकी सप्लाई हो गई रिसोर्सेज की, ठीक है, और आपके जो खर्चे हैं, ठीक है, जो आपकी ज़रूरतें हैं वो ज़्यादा हैं। उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो आपकी रिसोर्सेज की डिमांड है वो ज़्यादा है, और सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज जहाँ से आपकी इनकम जनरेट हो रही है वो कम इनकम जनरेट हो रही है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज इज लेस देन द डिमांड फॉर रिसोर्सेज। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेज ड्यू टू द फैक्ट दैट। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो वो अराइज ही क्यों होती है, क्या रीज़न है उसके पीछे, तो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि रिसोर्सेज क्या होते हैं हमारे, हमेशा ही स्कैर्स होते हैं, कम होते हैं ना, इन कंपैरिजन टू आवर नीड्स एंड वांट्स, है ना। नेक्स्ट इज ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, ठीक है, सेम थिंग, अनलिमिटेड है ह्यूमन वांट्स। रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, और हमारे रिसोर्सेज की ये कैरेक्टरिस्टिक है कि उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस किए जा सकते हैं, आप उस पैसे को कई जगह इन्वेस्ट कर सकते हो, तो इसलिए जो है जो ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज होती है, ठीक है। तो उसी कोई प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को इन्होंने क्या कहा है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये सारे ही आपके रीज़न हो गए, ऑल ऑफ दीज। चलिए नेक्स्ट इज द रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ह्यूमन वांट्स आर। जो रिसोर्सेज है ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए वो हमेशा कैसे होते हैं, लिमिटेड होते हैं, है ना, रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड होते हैं। नेक्स्ट इज रिसोर्सेज, द स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज एग्जिस्ट, ठीक है, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज एग्जिस्ट करती है एट द माइक्रो लेवल, एट द मैक्रो लेवल, माइक्रो एज वेल एज मैक्रो, नन ऑफ दीज, ठीक है। तो माइक्रो लेवल हो गया लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर हो गया, इंडिविजुअल फर्म हो गई, है ना, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर हो गया, सेलर हो गया, बायर हो गया, इंडिविजुअल, ठीक है, या इंडिविजुअल मार्केट भी हो गया, एक इंडिविजुअल इंडस्ट्री भी हो गई, ये सारे क्या है, माइक्रो लेवल पे, ठीक है। तो केवल ये माइक्रो लेवल पर ही ये स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज एग्जिस्ट करती है, या मैक्रो लेवल पर भी करती है। मैक्रो लेवल कौन सा हो गया, लेवल एज ए इकोनॉमी, ठीक है, इकोनॉमी एज ए होल, ठीक है, जैसे जो अर्थव्यवस्था के लेवल पर वह क्या, वहाँ पर भी स्कैरसिटी होती है, ठीक है। एक व्यक्ति के पास तो फंड्स, एक लिमिटेड फंड्स अवेलेबल हो सकते हैं, पर क्या एक इकोनॉमी लेवल पर भी ये चीज़ होती है, तो बिल्कुल होती है। देखिए एक इकोनॉमी के रिसोर्सेज क्या होता है, एक इकोनॉमी के लिए रिसोर्सेज होते हैं जैसे टैक्स कलेक्शन, कि उसको कितना टैक्स कलेक्ट हो रहा है, ठीक है, तो उसकी भी एक लिमिट है, एक गवर्नमेंट जो है एक लिमिट तक ही टैक्स लगा सकती है और अपने फंड्स कलेक्ट कर सकती है। भाई एक इकोनॉमी के लिए तो जो रिसोर्स क्या है, जो पब्लिक से वो टैक्स कलेक्शन कर रहा है वही तो उसका रिसोर्स होता है। अच्छा, इसके अलावा वो क्या कर सकते हैं कि वो लोन भी ले सकते हैं बैंक से या फॉरेन से, जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ से ले सकते हैं, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है। आप एक लोन भी लेते हैं तो उसका भी एक लिमिट होती है, एक उसके हिसाब से ही लोन आपको मिलेगा कि आप उसको रीपे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे, है ना, उसके इंटरेस्ट भी पे करना है। तो बहुत सारी चीज़ें आप देखोगे लोन भी लेते टाइम, है ना, तो वो सब चीज़ देख के ही आपको लोन मिलेगा, तो उसकी भी एक लिमिट है, ठीक है। तो चाहे आप इस तरीके से अपनी लायबिलिटी क्रिएट करके फंड्स जनरेट कर रहे हो, या आप अपनी इनकम है आपकी, आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, टैक्स कलेक्शन कर रहे हो, तो कैसे भी करोगे लेकिन आपकी फिर भी स्कैरसिटी ऑफ फंड्स हमेशा रहेगी, ठीक है। तो इकोनॉमी लेवल पर गवर्नमेंट को बहुत सारी स्कीम्स चलानी होती है, ठीक है, पब्लिक वेलफेयर के लिए बहुत सारी उसको अपनी योजनाएं पूरी करनी पड़ती है, उसके लिए पैसा चाहिए, रोड्स बनाने हैं, ठीक है, ब्रिजेस बनाने हैं, ठीक है, और भी हॉस्पिटल्स बनाने हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट स्कूल, और लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, ठीक है। तो उसके लिए उसको फंड्स की ज़रूरत है, और उन सब के कंपैरिजन में जो उसकी सोर्स ऑफ इनकम है, जो रिसोर्सेज है, वो हमेशा क्या होते हैं, लिमिटेड, ठीक है। तो हमने देखा कि जो स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज है वो माइक्रो और मैक्रो दोनों लेवल्स पर ही एग्जिस्ट करती है, तो आंसर इज माइक्रो एज वेल एज मैक्रो लेवल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज द पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व्स द स्टेटमेंट्स विच आर। तो व्हाट इज द पॉजिटिव इकोनॉमिक्स? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड टू द फैक्ट्स विच आर वेरिफिकेबल, ठीक है। एक होती है बेटा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, एक होती है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स,
नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हमें बताती है व्हाट शुड बी, ठीक है, और पॉजिटिव बताती है व्हाट इट इज़, ठीक है, मतलब फैक्ट्स को जो बताएगा वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होगी। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आप कहते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ये कम होनी चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर आ गया कम होनी चाहिए, एक तरीके से एक ओपिनियन है ना, ये एक ओपिनियन है, एक सजेशन है कि बहुत ज़्यादा है और कम होनी चाहिए। तो ये क्या हो गया, ये हो गया नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का स्टेटमेंट हो गया। अब अगर आप कहेंगे भाई ज़्यादा है तो कैसे ज़्यादा है, कि आपने किस आधार पर कहा ज़्यादा है, तो हम कहेंगे व्हेन वी कंपेयर इट विद अदर कंट्रीज़, ठीक है, लाइक मे बी चाइना, मे बी अमेरिका, मे बी और अदर कंट्रीज़, ठीक है, तो उनके कंपैरिजन में ज़्यादा है, ठीक है, किसी भी चीज़ का ज़्यादा या कम होने के लिए उसका कंपैरिजन होना ज़रूरी है किसी से भी, ठीक है। तो और ये जो डेटा है ये आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, आप वहाँ की दूसरे कंट्री की जो पॉपुलेशन है, ठीक है, उठा के देख सकते हैं, और इंडिया की पॉपुलेशन तो वो वास्तव में ज़्यादा है, वो डेटा वेरीफिकेबल है, ठीक है। वहाँ यहाँ पर सिर्फ आप एक ओपिनियन नहीं दे रहे हैं कि पॉपुलेशन ज़्यादा है और कम होनी चाहिए, आप एक डेटा दे रहे हैं कि उसके कंपैरिजन में ज़्यादा है ना, और वो आप डेटा से आप उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि इंडिया में गरीबी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो ये कम होना चाहिए, उसके लिए गवर्नमेंट को स्कीम्स चलानी चाहिए, है ना, इस तरीके की ओपिनियन सजेशन है दे रहे हैं, ठीक है, तो ये हो गया नॉर्मेटिव, ठीक है। लेकिन फिर वही कि जब आप कहते हैं कि किसी दूसरी कंट्री के कंपैरिजन में गरीबी बहुत ज़्यादा है ना, तब फिर वहाँ पर आता है कि दोनों कंट्रीज़ का डाटा निकाला जाएगा, फिर कंपेयर किया जाएगा, तो अपने पास जो भी चीज़ जो बेस्ड ऑन फैक्ट्स है, ठीक है, एंड इज़ वेरीफिकेबल, और वेरीफिकेबल है वो, तो वो क्या हो कि वो किस में आएगी, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में, ठीक है। और जो सजेशंस है, जो ओपिनियंस हैं, वो किस में आ जाते हैं, आपके नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में, ठीक है। चलिए, तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व्स द स्टेटमेंट्स विच आर वेरीफिकेबल, ठीक है, कैसे होते हैं, वेरीफिकेबल। नेक्स्ट इज ए स्टेटमेंट विच डज नॉट ऑफर एनी सजेशन, डज नॉट कह रहा है ना, डज नॉट ऑफर एनी सजेशन इज नोन एज द पॉजिटिव स्टेटमेंट। जिस स्टेटमेंट में कोई सजेशन नहीं है, कोई ओपिनियन नहीं है, तो वो क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, और जिसमें है वो क्या है, नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद ओपिनियंस एंड सजेशंस। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो है वो किससे डील करती है, ओपिनियन से, सजेशन से, और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील करती है फैक्ट्स से, ठीक है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील करती है फैक्ट्स से, आपको फैक्ट्स दिए जाते हैं, आप उनको कंपेयर कर सकते हैं, दे आर वेरीफिकेबल, ठीक है, डाटा इज अवेलेबल, एंड ओपिनियंस और सजेशन ये होना चाहिए, है ना, तो वो होती है, दैट स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू द नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ओके, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटी वो है जिसमें आपके जो रिसोर्सेज हैं, जो रिसोर्सेज है वो यूटिलाइज करके आप अपने रिसोर्सेज और फंड्स जनरेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, आप कुछ अर्न करना चाहते हैं, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है, यू आर ट्राइंग टू अर्निंग मोर, है ना, यू आर इन्वेस्टिंग समथिंग एंड यू वांट टू अर्न मोर, दैट हाउ मच यू आर इन्वेस्टिंग, यू वांट टू अर्न मोर देन दैट, ठीक है, जो आप इन्वेस्ट करें आप उसको ज़्यादा उससे अर्न करने के लिए जो भी एक्टिविटी कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड द इकोनॉमिक एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल, देखते हैं इसके ऑप्शन, देखते हैं, प्रोडक्शन, ठीक है, अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो आप प्रोडक्शन क्यों कर रहे हो, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डूइंग प्रोडक्शन, आप प्रोडक्शन इसलिए कर रहे हो कि आप उसको सेल करोगे, ठीक है, सेल करके जो आपने उसमें अपनी कैपिटल इन्वेस्ट की हुई है, तो उससे ज़्यादा पे वो जो आप सेल करोगे, तो जो ज़्यादा बिकेगा उस ज़्यादा पर वही तो आपका प्रॉफिट होगा, उसी प्रॉफिट के लिए आप प्रोडक्शन कर रहे हो अल्टीमेटली, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज द कंजम्पशन। आप ये कहोगे कंजम्पशन आपने जो कंजम्पशन किया है, आपने खरीद के जो अपना कंज्यूम कर लिया कुछ भी आइटम, ठीक है, वो भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है। कंजम्पशन इज ऑल्सो ए इकोनॉमिक एक्टिविटी। हाउ, कंजम्पशन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी इसलिए है क्योंकि उसमें भी आपके जो रिसोर्सेज है वो अल्टीमेटली इन्वेस्ट हो रहे हैं, ठीक है, आपका कुछ पर्पज़, अगर आप अपने अपने फिजिकली अपनी बॉडी पे आप उसको इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो उसका भी एक पर्पज़ है, आप इस बॉडी से आगे कुछ
उसको इस तरीके से आपको स्वस्थ रख के आप उससे कुछ और अर्निंग करोगे। अल्टीमेटली वही है, खुद को स्वस्थ रखने के लिए तो आप वो कंज्यूम कर रहे हो ताकि आप और उससे अर्निंग कर सको आगे चल के। ये बॉडी अगर फिट रहेगी, ठीक है, तभी तो वो उससे आगे कुछ आप अर्निंग एक्टिविटीज़ कर पाओगे। तो अल्टीमेटली वो भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। आप जो है क्लॉथ्स यूज़ कर रहे हो या शूज़ यूज़ कर रहे हो या अपने घर के लिए भी कुछ सामान ले रहे हो, तो उससे क्या हो रही है, आपकी एफिशिएंसी बढ़ रही है आपकी, ठीक है, आगे अर्निंग करने की या इस तरीके की, ठीक है। आपको एक सहूलियत मिल रही है, घर में भी अगर आप कुछ चीज़ लगा रहे हो उससे आपको कुछ फैसिलिटी मिल रही है, तो आपकी उससे जो एफिशिएंसी है बढ़ रही है, अर्निंग कैपेसिटी आपकी बढ़ रही है ना। तो अल्टीमेट पर्पज़ उसका वही है, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी में ये भी कंजम्पशन भी आएगा। नेक्स्ट इज़ द एक्सचेंज, ठीक है। एक्सचेंज भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है, क्योंकि उसमें भी एक आप किसी को पे, एक्सचेंज का मतलब एक चीज़ के बदले में दूसरी चीज़। अब वो चीज़ मनी भी हो सकती है, मनी के बदले में आप कोई और चीज़ ले रहे हो, या मनी नहीं है, एक चीज़ के बदले में, एक कमोडिटी के बदले में दूसरी कमोडिटी आपस में एक्सचेंज कर रहे हो, तो वो भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। वहाँ पर भी आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट के लिए आप ऐसा कर रहे हो। मान लीजिए आपके पास एक चीज़ नहीं है, तभी तो आप उसको एक्सचेंज कर रहे हो दूसरे से, है ना। तो उसमें कुछ ना कुछ आपका फाइनेंशियल इकोनॉमिक बेनिफिट आप चाहते हो, तभी वो चीज़ कर रहे हो, है ना। अच्छा, अब इसका एक अपोजिट एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आप अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हो, ठीक है, या उनकी आप सेवा कर रहे हो, तो क्यों कर रहे हो? क्या आपको उसके बदले में कुछ चाहिए? नो डाउट दे आर डूइंग एवरीथिंग फॉर यू, ठीक है, वो आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्या उसके बदले में उनको कुछ चाहिए? वो इसलिए कर रहे हैं? नहीं। आप भी अगर कर रहे हो अपने पेरेंट्स की सेवा, तो क्यों कर रहे हो? क्या आपको उसके बदले में कुछ चाहिए? नहीं, है ना। तो वो क्या है, एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। जैसे अपनी मदर्स हैं सबकी, तो वो घर में काम कर रही हैं, ठीक है, तो वाइफ्स हैं, तो वो सब घर में काम कर रही हैं, ठीक है, हाउस मेकर्स जो भी हैं, तो क्या उनको वो इसलिए कर रही है कि उसके बदले वो कुछ करें, उनको कुछ चाहिए उसके लिए, है ना? ऐसा नहीं ना। तो वो सब क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर वही मदर या वाइफ अगर कहीं बाहर जॉब भी करती हैं, तो वहाँ पर उस काम के बदले उनको रिमनरेशन मिलता है, तो वहाँ पर वही एक्टिविटी, ठीक है, वो वही एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल घर में खाना बना रहे हैं घर के लिए, तो वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी। और अगर बाहर जाके किसी रेस्टोरेंट में एज ए शेफ वो काम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, तो वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर उससे वो अर्निंग करना चाहते हैं। द पर्पज़ ऑफ डूइंग दैट एक्टिविटी इज़ अर्निंग समथिंग, है ना, कुछ अर्न करना है, तो वो हो जाएगी इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इस क्वेश्चन में प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज, ये तीनों, ऑल ऑफ दीज आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। चलिए नेक्स्ट, हु कंट्रोल्स द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अंडर द सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, ठीक है। अब इकोनॉमीज जो है, अब इकोनॉमी लेवल पे आ जाइए, ठीक है। इकोनॉमी लेवल पे देखेंगे आप कि हम इकोनॉमी को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज द मार्केट इकोनॉमी और फ्री इकोनॉमी, ठीक है। सेकंड इज द गवर्नमेंट इकोनॉमी और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, ठीक है। और थर्ड इज द मिक्स्ड इकोनॉमी। तो फर्स्ट इज द मार्केट इकोनॉमी और फ्री इकोनॉमी। तो वो क्या होती है कि जो आपकी डिमांड और सप्लाई है, कि कंज्यूमर की डिमांड क्या है और जो सप्लायर जो सप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो मार्केट का एक मैकेनिज्म होता है, डिमांड एंड सप्लाई पर बेस होता है। तो जहाँ पर जो इकोनॉमी जो है वर्क कर रही है डिमांड और सप्लाई मैकेनिज्म पर, ठीक है, उसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। कंज्यूमर क्या डिमांड कर रहा है उसके हिसाब से सप्लायर प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है। तो और उसी के हिसाब से प्राइस तय हो रहे हैं, जिस चीज़ की जितनी सप्लाई आ रही है और डिमांड कैसी है उसके हिसाब से प्राइस तय हो रहे हैं। तो वो एक फ्री इकोनॉमी है, एक मार्केट इकोनॉमी है, ठीक है। उसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज द गवर्नमेंट इकोनॉमी या सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। वहाँ पर क्या होता है कि गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, ठीक है। मार्केट इकोनॉमी या फ्री इकोनॉमी का या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का एग्जांपल जैसे अमेरिका वगैरह की या यूरोप की इकोनॉमीज़ हो गई, वो हो सकता है, ठीक है। और जो गवर्नमेंट इकोनॉमी है या सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है, उसमें क्या है कि गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा ऑब्लिगेशन रहता है आपके ऊपर। तो उसमें गवर्नमेंट हर चीज़ के लिए एक पॉलिसी बना देती है कि आप इस चीज़ का इससे ज़्यादा रेट भी नहीं ले सकते हो, ठीक है। आपको जो इसमें फैक्ट इनपुट्स जो लेने हैं वो इस एरिया से लेने हैं और ये इनपुट्स लेने हैं, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते हो, आपको मिनिमम इतना देना है। तो बहुत सारी पॉलिसीज़ इस तरीके की बना देगा कि आप बिल्कुल बाउंड हो जाओगे, है ना। तो इस तरीके का जैसे आपने नॉर्थ कोरिया को देखा हो या चाइना में भी ऐसे काफ़ी ज़्यादा पॉलिसी होती हैं। हालांकि अब तो चाइना पूरा मिक्स्ड इकोनॉमी है, ज़्यादातर इकोनॉमीज़ मिक्स्ड इकोनॉमीज़ हैं, ठीक है। लेकिन जो है जहाँ पर आप देखेंगे कि कैपिटलिस्ट जो है ज़्यादा हावी है मार्केट में, ठीक है।
तो जहाँ पर कैपिटलिस्ट ज़्यादा हावी हैं तो वो हो जाएगी मार्केट इकोनॉमी, और जहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर ज़्यादा हावी, गवर्नमेंट ज़्यादा हावी है, उसकी पॉलिसीज़ जो है ज़्यादा हावी है, तो वो हो जाएगी सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि अभी इस तरीके की इकोनॉमी कोई है नहीं, है ना। हर जगह गवर्नमेंट इन्वॉल्व बीच में रहती है। अलग जैसे इंडिया में भी क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या है कि कैपिटलिस्ट अपना काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट अपना काम कर रही है। गवर्नमेंट वैसे मार्केट में इंटरफेयर नहीं करेगी, लेकिन कुछ चीज़ें जो उसको लगता है कि पब्लिक वेलफेयर के लिए करना ज़रूरी है, उन चीज़ों के वो रेट डिसाइड करेगी, या मार्केट से परचेज करके उसको अपनी राशन की दुकानों के थ्रू कम रेट पर डिस्ट्रीब्यूट कराएगी, है ना, वो कम रेट पे अवेलेबल हो। तो वहाँ पर उसकी वो कुछ पॉलिसीज़ बनाएगी कुछ लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो बहुत गरीब है उनके लिए, वेलफेयर के लिए। बाकी जनरली जो है उसको मैकेनिज्म को नहीं छेड़ेगी, ठीक है। तो उसको कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है, जैसे अपनी इंडिया में है, ठीक है, और ज़्यादातर कंट्रीज़ में है, ठीक है। प्योरली कैपिटलिस्ट या प्योरली सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी कहीं पर भी नहीं है। मिक्स्ड इकोनॉमी हर जगह है। कहीं पर थोड़ा सा यूरोप अमेरिका में थोड़ा कैपिटलिस्ट का जो प्रभाव ज़्यादा है, ठीक है, और रशिया चाइना में थोड़ा गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का ज़्यादा इफेक्ट रहता है, और नॉर्थ अमेरिका वगैरह में, सॉरी, और इंडिया में क्या है आपका, मिक्स्ड इकोनॉमी ही ज़्यादा है। चलिए नेक्स्ट इज़ द गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफेयर इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, ठीक है। गवर्नमेंट जो है वो डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में इंटरफेयर नहीं करती है। कहाँ पर, मार्केट इकोनॉमी या फ्री इकोनॉमी में, है ना। फ्री इकोनॉमी या मार्केट इकोनॉमी नाम इस वजह से कि जो मार्केट का मैकेनिज्म है उसके हिसाब से प्राइसेस आपके तय होते हैं, ठीक है। तो इसलिए उसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं होता है। और जहाँ सबसे ज़्यादा होता है वो क्या कहलाएगा, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, जहाँ ये गवर्नमेंट इकोनॉमी हो जाएगी। यहाँ पर गवर्नमेंट का इफेक्ट सबसे ज़्यादा रहेगा। चलिए, मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों का मिला जुला स्वरूप होता है। यहाँ पे कुछ चीज़ें वेलफेयर के लिए वहाँ पे गवर्नमेंट अपना इंटरफेयर करती है। नेक्स्ट इज कंज्यूमर इज सोवरीन अंडर। कंज्यूमर जो है वो सोवरीन है, कंज्यूमर के जो सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है, ठीक है। कौन सी इकोनॉमी में, फ्री इकोनॉमी में और मिक्स्ड इकोनॉमी में। फ्री इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी, देखिए फ्री इकोनॉमी में तो जैसे मैंने बताया कि आपको कंज्यूमर की जो डिमांड है वही चीज़ प्रोडक्शन की जाएगी जिसकी डिमांड ज़्यादा होगी, है ना। जब अब भले ही चाहे गरीब आदमी जो है वो नहीं उसको अफोर्ड कर पा रहा है, ठीक है, भाई जिसकी डिमांड ज़्यादा होगी उसके प्राइस भी ज़्यादा हो जाएंगे, है ना। तो भाई जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो उस चीज़ के प्राइस भी तो बढ़ेंगे। अब जो बिल्कुल जो लोअर लेवल पर लोग हैं वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होगा, कंज्यूमर एज ए किंग रूल करेगा। जिस चीज़ की ज़्यादा डिमांड आएगी वो चीज़ ही प्रोडक्शन की जाएगी, ठीक है। अच्छा, मिक्स्ड इकोनॉमी में भी लगभग ऐसा ही है, केवल कुछ चीज़ों पर गवर्नमेंट कंट्रोल रखती है अपना, ठीक है। आप उसको राशनिंग के थ्रू या और दूसरे जो मेजर्स है उनके थ्रू कंट्रोल करती है। बाकी अल्टीमेटली वो भी कंज्यूमर के डिमांड पर ही चलता है। लेकिन सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में ऐसा नहीं है। कंट्रोल्ड इकोनॉमी वो डिपेंड करेगा गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ पे, वो चाहे जैसी भी पॉलिसी बना सकती है, ठीक है। तो वहाँ पर आप कंज्यूमर को सोवरीन नहीं कह सकते, ठीक है। चलिए, अब आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।